वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्स लॉ पे बेस्ड कुछ नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन में? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस 1.6 एंगस्ट्रॉम है और साइज ऑफ एटम क्या होता है? साइज ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। तो 1.6 एंगस्ट्रॉम आपका हो गया 1.6 10⁻⁻10 मीटर। इट मीन्स ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की जा रही है और उनके बीच के म्यूचुअल अट्रैक्शन की बात की जा रही है। अब ये हम सभी जानते हैं कि किसी एटम में ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली प्रोटॉन तो बाउंडेड है न्यूक्लियस से, वो अपनी जगह छोड़ करके जाएगा नहीं। इट मीन्स कि प्रोटॉन अट्रैक्ट होकर के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ निकल के नहीं जाएगा न्यूक्लियस से बाहर, लेकिन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा और प्रोटॉन की तरफ खिंचकर जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा अट्रैक्शन फोर्स से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो फोर्स क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। दोनों पे चार्जेस सेम होते हैं, वैल्यू सेम होती है। चार्ज का नेचर अलग होता है, ऑपोजिट होता है, लेकिन वैल्यू चार्ज की सेम होती है। तो क्या हम ई और पी की जगह पे ई लिख सकते हैं? तो यहाँ पर ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट की जगह पे हम 9 इंटू 10⁻⁻9 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और चार्ज 1.6 10⁻⁻19 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट इज 1.6 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादातर टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। पावर को अरेंज करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा 9 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन की तरफ खींचा जा रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, और वो फोर्स का वैल्यू क्या है? उस फोर्स की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। अब ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन की तरफ खिंचा हुआ जाएगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो एक्सेलरेट होगा, उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होगा और उस एक्सेलरेशन को हम कहाँ से निकालेंगे? हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है क्योंकि मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और ये एक्सेलरेशन भी किसका है? इलेक्ट्रॉन का। यही एक्सेलरेशन हमें निकालना है जो कि हो जाएगा Fe बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फोर्स हमने निकाल लिया था 9 इंटू 10⁻⁻9 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻⁻31। ये आपको क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से पावर अरेंज हो करके हमें वैल्यू मिल जाएगी 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। दो चार्जेस हैं A और B, एक पे चार्ज प्लस Q है, एक पे चार्ज माइनस Q है। ये दोनों
एक दूसरे से किसी एक फिक्स डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना है, F. If 25% of charge of A is transferred to B, then force between the charges become. तो अभी इनिशियली इन दोनों के बीच का फोर्स जो है वो F है. अब हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज का 25% चार्ज निकाल करके हमने माइनस क्यू चार्ज को दे दिया. तो नया फोर्स इन दोनों के बीच जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी. लेट अस सपोज कि इनके बीच का डिस्टेंस r है, हमने एज्यूम कर लिया. तो ऑब्वियसली ए पर रखे गए प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और बी पर रखे गए माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा. यानी दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हैं. फोर्सेस की डायरेक्शन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि ये प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा. सिमिलरली ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा. सो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा. तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया है r. तो यहाँ से हम फोर्स को लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू के हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 1/4πε0 QA QB डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. यहाँ पर QA और QB क्या है कि QA Q प्लस Q है और QB माइनस Q है डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. दैट इज माइनस के Q स्क्वायर बाई r स्क्वायर. जहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि k की वैल्यू है 1/4πε0. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. अब केस हमारा दूसरा बनता है कि हमने 25% चार्ज ए का ट्रांसफ़र कर दिया बी को. तो अब ए और बी पर जो नए चार्जेस होंगे वो कितना होगा. तो पहले हम क्यू ए पर देखते हैं न्यू चार्ज कितना होगा. क्यू ए का टोटल चार्ज था क्यू, इसमें से हमने 25% क्यू का निकाल दिया. दैट मीन्स 75/100 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 3/4 क्यू. अब क्यू ए पर रखे गए चार्ज की नई वैल्यू क्या होगी, 3/4 टाइम्स ऑफ क्यू. तो क्यू बी डैश क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू, क्योंकि क्यू बी पे जो चार्ज है वो क्या है, माइनस क्यू है. सॉरी, बी पॉइंट पर रखे गए जो चार्ज की वैल्यू है वो माइनस क्यू है. इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, क्यू ए से जो 25% हमने निकाला है वो हमने यहाँ पर जोड़ा है. यानी कि 25/100 टाइम्स ऑफ क्यू. ये हो जाएगा 75/-75/100 क्यू, यानी कि -3/4 क्यू. तो अब नए चार्जेस हमें पता लग गए ए और बी पर. वो क्या है, 3/4 क्यू और -3/4 क्यू. ये आपका ए है, ये बी है. इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी फिक्स है जो कि है आर. क्यू ए पर न्यू चार्ज है 3/4 क्यू और क्यू बी पर न्यू चार्ज है -3/4 क्यू. अब इनके बीच का हम जो फोर्स निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स एफ डैश. न्यू फोर्स एफ डैश इज इक्वल्स टू के क्यू ए डैश क्यू बी डैश डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. आर अभी भी फिक्स है. क्यू के क्यू ए की वैल्यू 3/4 क्यू, क्यू बी की वैल्यू -3/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. के -9/16 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये हमारी वैल्यू आ गई एफ डैश की. सो एफ डैश आ गया -9/16 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एफ की वैल्यू आई थी
एफ की वैल्यू आई थी कि माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह पर हम एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/16 टाइम्स ऑफ एफ, यानी कि अब जो नया फोर्स है वो कितना है 9/16 टाइम्स ऑफ एफ। तो इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर slightly. One of them is minus E and the other is E plus delta E. If the net of electrostatic force and the gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart is zero, then delta is of the order of, और ऑप्शन दे रखे हैं, ये चार ऑप्शन हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। जाहिर सी बात है, एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उनमें स्लाइट डिफरेंस है, उनकी वैल्यू में स्लाइट डिफरेंस है। एक की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है माइनस ई और प्रोटॉन की वैल्यू ई प्लस डेल्टा ई। ठीक, यही वेरिएशन डेल्टा ई जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब दे रखा है कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम पर, उसकी नेट वैल्यू ज़ीरो है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। सो उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज के होने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिट नेचर के हैं, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। और क्योंकि हाइड्रोजन एक मैसिव, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एटम ये और एक हाइड्रोजन एटम ये, इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है और जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, उन दोनों का नेट ज़ीरो है। अब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इस हाइड्रोजन पर भी कुछ चार्ज है, इस हाइड्रोजन पर भी कुछ चार्ज है। इस हाइड्रोजन में आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे रखा है माइनस ई, प्रोटॉन पे चार्ज दे रखा है ई प्लस डेल्टा ई। तो अगर हम इस हाइड्रोजन एटम का नेट चार्ज देखें तो क्या होगा, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करना है, उसके लिए हमें इस पर टोटल चार्ज पता होना चाहिए, इस पर टोटल चार्ज पता होना चाहिए तब, और इनके बीच का हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। फिर हम कूलम्स लॉ से इनके बीच में एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस हाइड्रोजन एटम पर जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, माइनस ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है प्लस प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो है ई प्लस डेल्टा ई। तो टोटल कितना हो गया डेल्टा ई, मतलब कि इस हाइड्रोजन एटम पर टोटल चार्ज डेल्टा ई। सिमिलरली इस हाइड्रोजन एटम पर भी टोटल चार्ज कितना होगा डेल्टा ई। तो इमेजिन कर लो कि यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू है डेल्टा ई, और यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू है डेल्टा ई, और इन दोनों के बीच में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, और यू कैन से नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये दोनों ही चार्जेस क्या है डेल्टा ई पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका नेचर रिपल्सिव होगा। सो एफ ई विल बी बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम के क्यू स्क्वायर बाई इनके बीच का डिस्टेंस डी स्क्वायर। के चार्ज यहाँ पर क्या है डेल्टा ई का स्क्वायर बाई डिस्टेंस डी का स्क्वायर। ये तो आपका एक इक्वेशन हो गया। नाउ इसी तरीके से इन दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही हाइड्रोजन क्या है, एक दोनों ही हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ मास है, और दो मैसिव बॉडीज़ के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, नेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम विल बी एफ जी इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 m2 की जगह पे हम एम आर स्क्वायर बाई डी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है डी। सो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स
gravitational attractive force between two hydrogen atom will be Fg is equals to G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, mh स्क्वायर यानी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। m1 की वैल्यू, m1 क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और m2 भी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसकी जगह हमने mh स्क्वायर बाई डी स्क्वायर लिख दिया है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों नेट फोर्सेस का, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों हाइड्रोजन पे जो काम कर रहा है उसका नेट ज़ीरो है। इट मीन्स एफ जी माइनस एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज के डेल्टा ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस जी एम एच स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एच स्क्वायर बाई के। वैल्यूज़ हमें पता है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज रख देंगे। जी की वैल्यू 6.67, 10 रेज पावर माइनस 11, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्वेश्चन में दे रखा है, उसकी वैल्यू रखनी है, के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज पावर 9। इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से निकालेंगे तो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी 1.437 इंटू 10 रेज पावर माइनस 37, और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम। अभी इस सिंप्लीफिकेशन में कुछ लोग को दिक्कत हो सकती है, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.67 को आप राउंड ऑफ करके 6.7 लिख सकते हो, क्योंकि ये डिजिट 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा आपका, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो इंटू 10 रेज पावर माइनस 11, 1.67 आप 1.7 लिख लो, 1.7 का स्क्वायर, और ये 10 रेज पावर माइनस 27 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10 रेज पावर माइनस 54 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेज पावर 9। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और 6.7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.7 का स्क्वायर, ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो, और ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 65, अगेन 6.7, और ये आपका 1.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू, इस पावर को आप ऊपर ले जाएंगे तो 10 रेज पावर माइनस 74 मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 3 जा, ये 3 2 जा, ये आपको मिलेगा 2.23 के लगभग कुछ, यानी कि 2.23 1.7 का स्क्वायर करने पर मिलेगा 2.89 डिवाइडेड बाई 3। 2.89 को ऑलमोस्ट आप 3 मान सकते हैं क्योंकि इट इज़ क्लोजर टू 3, फिर इसको अगर कैंसिल आउट कर दोगे तो ये बचेगा 2.23 इंटू 10 रेज पावर माइनस 74। अगर यहाँ पर ये वाली वैल्यू ऑप्शन में अगर कोई करेक्ट वैल्यू दी रहती तो हम इतना सिंप्लीफाई नहीं करते इसको, कि इसको हमने 3 मान लिया और इसको कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं आंसर में, वो सिर्फ 10 के पावर में दे रखा है, यहाँ पर इसके साथ में जो वैल्यू है उसको नहीं दे रखा है, इसलिए हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट यहाँ पर जो पावर आएगा उससे मतलब है। तो अगर आप यहाँ से डेल्टा ई का स्क्वायर देखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.23 इंटू 10 रेज पावर माइनस 74।
दोनों दोनों तरफ रूट ले लो तो डेल्टा ई की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 2.23 इंटू ये आ जाएगा माइनस का 37। ठीक, यहीं से हम ऑप्शंस में से बता सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। और आपको पता है अंडर रूट 2 की वैल्यू आती है 1.414। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये अंडर रूट 2.23 है तो इसकी वैल्यू 1.414 से कुछ ज़्यादा होगी, 1.423 और समथिंग ऐसी कुछ वैल्यू आएगी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आंसर हमें यहीं से पता चल जाता है। सो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी is of the order of delta E will be of the order of 10 raised power minus 37 coulomb.